नमस्ते. कसं चाललंय? कसं चाललंय? बरं चाललंय ना? तुम्ही म्हणणार सर 2-3 दिवस तुम्ही गॅप दिला होता. 100% गॅप दिला होता, पण काही टेक्निकल अडचणीमुळे नाही करू शकलो मी व्हिडिओ. थोडा रेग्युलर व्हिडिओ करण्यासाठी प्रॉब्लेम्स येतोय. प्रॉब्लेम येण्यामागचं रिझन गावाकडे असल्यामुळे लाईटचा प्रॉब्लेम असतोच, काय कॅमेरा इश्यूज असणार आहे, बरेचसे काही अडचणी असतात. त्या सगळ्या अडचणींना सामोरं जाऊन मी व्हिडिओ करतो, पण तुमचा पाहिजे तेवढा रिस्पॉन्स नाही मिळत मला. मी सगळ्यांना सांगितलं होतं, सगळ्यांना प्रत्येकाला रिक्वेस्ट करतोय की मला 1000 सबस्क्रायबर कंप्लीट करायचेत. 1000 सबस्क्रायबर कंप्लीट करण्यासाठी तुम्ही मदत करणार आहात, आणि जे जे आहे तुमचे फ्रेंड सर्कल असेल, तुम्ही असाल, बस जादा अपेक्षा नाही. 1000 सबस्क्रायबरची गरज आहे. ओके, ते तुम्ही मदत कराल अशी अपेक्षा करतो. जाऊ द्या, तो झाला माझा पर्सनल विषय होता. आता परत शक्यतो रेग्युलर व्हिडिओ येतील, त्यात काही अडचण नाही आहे. आपण लास्ट लेक्चर पर्यंत CETचा कोणता चॅप्टर चालू केला आपण? लास्ट लेक्चरला किंवा पाठीमागचे 2 लेक्चर घेतले आपण कोणते? डी अँड एफ ब्लॉक वरती. कोणता? डी आणि एफ ब्लॉक वरती, बरोबर. आजचा मौसम बहुत डेंजरस है, हवा बहुत चल रही है, अच्छा लग रहा है. बाहर देखने के बाद मौसम मस्ताना लग रहा है. मौसम मस्ताना लग रहा है. जाने दो, उसकी क्या आपको जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं है ज्यादा. आपका काम करना है. दिख रहा है सबको अच्छा तरह से? ओके. लास्ट लेक्चर तक मेटालिक कैरेक्टर देखा था, मिल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखा था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे थे कि नहीं देखे थे? याद करो पिछला लेक्चर देखो. हेलो बच्चों, कैसा चल रहा है? नमस्ते. नमस्कार करना तो पड़ेगा ही. मैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इव्हनिंग ऐसा कुछ नाही बोलता. याचं कारण असं आहे, कारण का व्हिडिओ कधी सकाळी असतो चालू, कधी दुपारी केलेला असतो मी, कधी संध्याकाळी केलेला असतो. त्यामुळे असू द्या. आपल्याला डी ब्लॉक एलिमेंट हा कंटिन्यू चॅप्टर करायचा आहे. ओके, चालू आहे. परंतु काही विद्यार्थ्यांनी टाकलं होतं, सर पुढचा पार्ट लवकर अपलोड करत चला, ज्यादा दिवस लावता. याचा अडचण आहे, टेक्निकल काही प्रॉब्लेम क्रिएट होतोय, काय अडचणीच आहेत, त्यामुळे थोडासा व्हिडिओला लेट होतोय. पण पुढचे व्हिडिओ लेट करणार नाहीये, थोडेसे जल्दी लवकर टाकण्याचा प्रयत्न करेल. आणि काय अडचण आल्यानंतर ना मी पण काय करू शकत नाही, त्याबद्दल तुमची सॉरी बघतो मी. ओके, असू द्या. परंतु एक जे नवीन असणार आहेत चॅनल्सवरती, मी त्यांना चॅनल सबस्क्राईब करायला सांगितलं होता. प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करायचं आहे. आपल्याला 1000 सबस्क्राईब कंप्लीट करायचे फक्त, आणि ते फक्त शक्य आहे तुमच्या सपोर्टमुळेच होऊ शकतं. आणि तुम्ही ते कराल. तुमच्या मित्रांनाही चॅनल सबस्क्राईब करायला सांगायचं आहे. ते आपला यूज करू अगर न करू, फक्त 1000 कंप्लीट करू. रिक्वेस्ट आहे सगळ्यांना माझी. ओके, असू द्या. आता नेक्स्ट आपल्याला पाहायचं आहे पॉइंट DF ब्लॉक मधला डेन्सिटी. डी ब्लॉकची डेन्सिटी. याच्या अगोदर आपण पाहिलं होतं मेटॅलिक कॅरेक्टर्स. का मेटॅलिक कॅरेक्टर ज्यादा आहे? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हा पण पाहिलं होता. बॉन्डिंग कोणतं आहे? कोव्हॅलंट आहे. कोव्हॅलंट कन्वर्ट कशामध्ये होतं? मेटॅलिक बॉन्डिंग मध्ये होतं. ह्या सगळ्या कहाणी
मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का इन्क्रीज होतो त्याचं रिझन पण सांगितलं होतं, कसं सॉल्व्ह करायचं होतं, एक्झाम्पल मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मध्ये ते पण सांगितलं होतं. त्यामध्ये पाहिलं होतं झिंक, कॅडमियम आणि मर्क्युरी हे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जे असणार आहे किंवा मेल्टिंग पॉइंट जे असणार आहे, कारण आपण त्याचं रिझन सांगितलं होतं, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चल जाते थी. कहानी सॉल्व भी किया था. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट करेगा यहाँ पे. आज भी बहुत अच्छे तरह से ले लूंगा, एवरी पॉइंट कवर करके चलूंगा, एवरी पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब कंप्लीट कर देंगे. और कौन सा सवाल इसके ऊपर आएगा वो भी कंटिन्यूस कर देंगे, कोई नहीं. अब खाली ध्यान इधर उधर मत देना, ध्यान इधर उधर मत देना, क्योंकि प्रॉब्लम होता है, कुछ जुगाड़ बन जाता है, मगर आप क्लासरूम में नहीं है. जाने दो, होने दो. डेन्सिटी क्या बोल रही, डेन्सिटी डी ब्लॉक की डेन्सिटी काय सांगते आपल्याला पाहायचंय. डी ब्लॉक इलेमेंट्स बघा काय सांगतोय, डी ब्लॉक इलेमेंट्स हॅविंग हायर डेन्सिटी. डी ब्लॉक जेवढे पण काय असणार आहे, डी ब्लॉक इलेमेंट असणार आहे, डी ब्लॉक इलेमेंट्स असणार आहेत, काय सांगतात, हायर डेन्सिटी, हायर डेन्सिटी, हायर डेन्सिटी है. क्यों? बिकॉज द लार्जर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. क्या बोल रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कहानी अलग अलग है, अलग अलग है. बहुत लोग यहाँ पे फंस जाते हैं. कई लोग ऑक्सीडेशन नंबर को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगा ऑक्सीडेशन नंबर. ये तो पता होना चाहिए, ये तो पता होना चाहिए. देखो क्या बोला है, लार्जर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग, कहां पे, NS एंड दूसरा कौन सा, N-1 d ऑर्बिटल्स. और सबसेल भी बोल सकते हैं आप, डी ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं और सबसेल भी बोल सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जरा दिमाग लगा के चलना खुद का. बोलेंगे सर आपके पास ज्यादा एनर्जी, आज एनर्जी ज्यादा है, 2-3 दिन हो गए ना, पूरी एनर्जी स्टॉक करके रखिए ना, इसलिए थोड़ा सा चिल्ला के नहीं, आपको समझा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो छोड़ो. NS देखो यहाँ पे 4s2, तो यहाँ पे 3d होगा. 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन कोई भी हो सकते हैं. तो सोचो आपने लिखा स्कैंडियम तो 3d1 होगा, तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट सब सेल में नहीं, ऑर्बिटल में नहीं, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके ऊपर डिपेंड करेगी डेंसिटी. दिमाग में आया. इन ट्रांजिशन मेटल दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, strong metallic bonding due to which possess the high density. और इसके पास कौन सा बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग है, इसलिए तो इसके ऊपर एक सवाल आएगा, कौन सा, ए लाइन IMP करके चलो और लिख लो. लिखना पड़ेगा. ऑस्मियम हैज द हाईएस्ट डेंसिटी. आप पूरा पीरियोडिक टेबल देखो, पूरा देखो, उसमें ऑस्मियम की डेंसिटी सबसे हाई होगी, और सबसे हाई कितनी है, 22.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. इतनी हाई डेंसिटी है इसकी ऑस्मियम पे, ऑस्मियम की. तो आपको क्या सवाल आएगा इसके ऊपर, क्या सवाल दिया जाएगा इसके ऊपर, कोणता प्रश्न विचारणार, याच्यावरती विचारलं जाईल, which of the following element has the highest density. लिखो सवाल कोई भी, इसमें एक तो ऑप्शन होगा ही होगा, कौन, ऑस्मियम रहेगा.
ऑस्मियम सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी क्रिएट करेगा। अभी तो डी ब्लॉक में पूछा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोडक्ट टेबल में भी पूछा तो वही आंसर लिखना है आपको। याद हुआ? तो चलो, और दूसरा सवाल इसके ऊपर बनेगा, which of the following element has the lowest density in D block? यहाँ पे कंफ्यूज मत करेगा, कंफ्यूज मत हो जा। टोटल पीरियोडिक टेबल में पूछा तो आप किसका नाम बता सकते हैं? ऑस्मियम का नाम बता सकते हैं, और डी ब्लॉक में पूछा तो भी ऑस्मियम का नाम लिख सकते हैं, मगर आपको स्कैंडियम आंसर लिखना है तो खाली डी ब्लॉक याद रखना पड़ेगा। खाली डी ब्लॉक याद रखो, आपको समझ में आया होगा। क्या इन द डी ब्लॉक मिनिमम और लोवेस्ट, क्या लोएस्ट बोलो, डेंसिटी, डेंसिटी इन डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा ऐसा एलिमेंट है डी ब्लॉक में कि उसकी डेंसिटी सबसे कम है? तो स्टार्टिंग वाला ही कौन है? स्कैंडियम। कौन है? स्कैंडियम। कितनी है? 2.99, एंड दिस इज द लास्टेस्ट एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। और भी इसके ऊपर एक सवाल बनेगा, कौन सा? कि ट्रांजिशन एलिमेंट में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट म्हणजे वजनाने हलका कोणता असणार आहे? स्कैंडियम असणार आहे। दिमाग में आया? डेंसिटी के ऊपर 2 सवाल बनने का चांस बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। याद रखना, थोड़ा सा दिमाग, खुद का दिमाग लगा के चलना, इधर उधर मत देखना। समझ में आया तो लिख दो, मैं आगे का पार्ट दोबारा करता हूं। हेलो बच्चों, देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट कोणता कोणता दिसतोय बघा जरा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोल रही है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसकी देखनी है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। डी ब्लॉक की आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखनी है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ionization enthalpy of transition element lies between the S and P block element. कारण आपल्याला ते पण माहिती आहे, कारण का लाईज दोघांच्या मधोमध असणार आहे? एस ब्लॉक इलेमेंट तुमच्या कोणत्या पीरियोडिक टेबल तुमच्या साइडला लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइडला लेफ्ट टू राइट आहे। ओके, देन दे आर हायर देन एस ब्लॉक एंड लोअर देन पी ब्लॉक। यही तो होगा, कोई ना। आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो पता है, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ एनर्जीज रिक्वायर्ड रिमूव द आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, म्हणजे शेवटच्या कक्षेमधला इलेक्ट्रॉन जर बाहेर काढायचा असेल तर किती एनर्जी लागते, त्याला आपण काय म्हणतोय? आयोनाइज। जसं असणार आहे Fe ला Fe2+ मध्ये, आणि हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन। म्हणजे याच्यामधला पहिला इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी किती एनर्जी लागली आणि दुसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी किती एनर्जी लागली त्याच्यावरती डिपेंड। म्हणजे हाऊ मेनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एलिमेंट किंवा मेटल आयोनाइज करण्यासाठी Fe2+ मध्ये, त्याला म्हणतो आपण आयोनायझेशन एंथैल्पी। नसेल समज तर बघा, आता 1 2, आता इथे जर घेतलं तर इथे एक इलेक्ट्रॉन्स आहे, हा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ह करायचा आहे, रिमूव्ह करायचा आहे, बाहेर काढायचा। का बाहेर काढायचा? कारण इथे काहीतरी पॉझिटिव्ह चार्ज असणार, याला इकडे फोर्स असणार, म्हणजे हा बाहेर काढण्यासाठी काय लागणार आहे? रिक्वायर्ड एनर्जी लागणार आहे, एनर्जी। ती एनर्जी म्हणजेच आपण त्याला काय म्हणतो? आयोनायझेशन एंथैल्पी। कारण का आपल्याला माहिती आहे एस ब्लॉक एलिमेंट इझिली लूज देअर इलेक्ट्रॉन्स, म्हणजे आयोनायझेशन एंथैल्पी कमी असणार, म्हणून इथे लिहिलं आहे दे आर हायर दॅन एस ब्लॉक। एस ब्लॉक पेक्षा ज्यादा आणि पी ब्लॉक पेक्षा कमी, कारण पी ब्लॉक एलिमेंटची इलेक्ट्रॉन टेंडन्सी देण्याची, टेंडन्सी इलेक्ट्रॉन देण्याची असते की इलेक्ट्रॉन घेण्याची? पी ब्लॉकची घेण्याची असते, म्हणून आयोनायझेशन एंथैल्पी ज्यादा असणार, इझिली आयोनाइज होत नहीं। दिमाग में आया कि नहीं आया? ओके, देन the first ionization enthalpy increases with increase in atomic number across a given transition series.
ट्रान्झिशन सिरीज मध्ये आयनायझेशन एन्थाल्पी एटॉमिक नंबर वाढवला की वाढत जाणार, बट इन्क्रीजेस इन नॉट किंवा इज म्हणा, इज नॉट व्हेरी रेग्युलर. इन्क्रीज होणार पण रेग्युलरली इन्क्रीज होणार नाही. आपण ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन मध्ये पुढे पाहणार आहोत. The added electron enter into the n-1d subcell and shielded the valence electron from the nucleus. आपको दो इफेक्ट भी पता होंगे. एक कौन सा स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसको नाम है या तो शिल्डिंग इफेक्ट. सबसे ज्यादा किसका है, किसका, SPDF. या तो सील्ड होना यानी क्या हो जाता है, क्या होता है पता है कि नहीं पता, किस किस को पता नहीं है, और कमेंट में जरूर लिखो कि आपको सील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो मैं अगले लेक्चर में आपको जरूर बता दूंगा. अभी तो नहीं बताऊंगा क्योंकि एक पॉइंट मुझे कवर करना है. तो जिसको पता नहीं उसको 100% मैं बता दूंगा. स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है बहुत इजी तरह से बता दूंगा. स्क्रीन कैसा होता है, क्यों इलेक्ट्रॉन स्क्रीन होता है, क्या इफेक्ट होता है, न्यूक्लियर चार्ज पे क्या इफेक्ट होता है, एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट बनता है, ये मैं पूरा, और आयनाइजेशन एंथैल्पी पे भी क्या इफेक्ट होगा वही बता दूंगा. तो देखो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस द इफेक्ट इंक्रीज, यहाँ पे देखो एडेड इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द n-1 एंड d ऑर्बिटल में आ रहा है subcell and shielded the electrons from the nucleus. Thus the effect increases nuclear charge. Nuclear charge बढ़ जाता है. Increase the nuclear charge is opposed by the screening effect. Screening effect के oppose में of n-1d electrons. Therefore, the increases in ionization enthalpy with increases in atomic number. क्या? Atomic number is rather slow. एक तो slowly वाढत जाते. कौन सा इफेक्ट क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट है. कौन सा इफेक्ट के? स्क्रीनिंग इफेक्ट है. तो slow and not very regularly वाढत नाही. The first ionization enthalpy of elements of third transition series. याने थर्ड कोणते, पहिली कोणती आहे 3D, सेकंड 4D, त्यानंतर 5D आणि नंतर कोणती आहे 6D आहे. ओके, तर ही झाली फर्स्ट वाली, ही झाली सेकंड वाली, ही झाली थर्ड वाली सीरीज. यहाँ पे क्या, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड ट्रांजिशंस आर हायर देन दोज ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट. म्हणजे 3D पेक्षा 5D ची, आता तुम्ही म्हणणार टॉप कडून बॉटम कडे गेला, इथं 3D असणार आहे, इकडे 4D असणार आहे, इकडे 5D असणार आहे, तरी पण आयोनायझेशन एन्थाल्पी इन्क्रीज होत चालले. रेग्युलर डिक्रीज व्हायला पाहिजे, पण असं का, तर याचं रिझन आहे एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेकंड सीरीज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन 4f ऑर्बिटल. कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं, 4f, and 4f orbital exhibit poor shielding effect. f ऑर्बिटल में shielding effect आपको पता है, s में सबसे ज्यादा, बाद में p में, बाद में d में, और बाद में f में. f में इलेक्ट्रॉन शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम हो जाता है. जितना स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स उतने न्यूक्लियस के पास चले जाएंगे. तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी तो 5D इलेक्ट्रॉन्स वाला ज्यादा लग जाएंगे, इसीलिए ये यहाँ पे लफड़ा बन जाता है. इसलिए तो बोला the first ionization enthalpy of element of third transition series are higher those of element of the first and second series due to the field electron fielded 4f orbital, and 4f orbital exhibit poor shielding. दिमाग में आया कि नहीं आया, सबके दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा,
यहाँ तो अभी देखेंगे क्या सीरीज एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे थोड़ा बहुत क्या है। अभी ये लिख लो, स्क्रीनशॉट कर दो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो जरा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन किलोजूल मोल इनवर्स रहेगी, सोचो। और यहाँ पे क्या लिखना है, ट्रांजिशन मेटल याद, ओके। क्या होगी यहाँ पे, देखो क्या होने वाला है, कैसे हो जाएगी, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको, दिखाई देगा होगा। मैंने 3 सीरीज लिखी है यहाँ पे, एक वाला, ये वाली कौन सी है, ये वाली कौन सी है, नीचे वाली, सबसे नीचे वाली, ये वाली है फर्स्ट, ओके। ए वाली कौन सी है, सेकंड, और ए वाली कौन सी है, थर्ड सीरीज। कौन सी सीरीज है, थर्ड सीरीज। तो देखो टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, MnFe, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर नीचे है, नीचे वेरिएबल नहीं, इंक्रीज हो रहे मगर रेगुलर नहीं है। एनर्जी एंथैल्पी यहाँ पे तो बोला था ना, तो फर्स्ट एनर्जी एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड ट्रांजिशंस आर हाइयर, है कि नहीं हाइयर, 800 के ऊपर चली जा रही, बहुत ज्यादा है, यही याद रखना। इसके ऊपर आएगा किसकी सबसे ज्यादा है, इरिडियम, और गोल्ड की थोड़ी कम है मगर इरिडियम की सबसे ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसके ऊपर क्या सवाल बन जाएगा तो आगे आएगा, वो सवाल आएगा, कौन सा आएगा ये बता दूंगा। ए चार्ट कंप्लीट कर दो, किया चार्ट कंप्लीट आपने किया होगा। देखो देखो जरा इसके ऊपर कौन सा सवाल बन जाएगा, और आया भी है पीछे 1-2 बार सीटी के लिए, जरा क्या आया, क्या बोला, प्लॅटिनम सेकंड कंपाउंड, म्हणजे प्लॅटिनम सेकंडचे जेवढे पण कंपाउंड असतील, कॉम्प्लेक्स असतील, लेस स्टेबल देन निकेल सेकंड कंपाउंड एज थर्मोडायनेमिकली, याद रखना, यही लाइन याद रखनी ही पड़ेगी आपको, IMP भी आप यूज कर सकते हैं। क्या बोला है, प्लैटिनम वाला, प्लैटिनम सेकंड वाला कोई भी कंपाउंड लेस स्टेबल होगा, क्यों लेस स्टेबल है, तो देखो यहां पे एनर्जी आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट एंड सेकंड कंबाइन किया तो यहां पे कितनी है बोलो, 2.66 into 10⁻³ किलोजूल पर मोल, और यहाँ पे निकेल की कितनी है 2.49, तो यहाँ पे प्लैटिनम को आपको प्लैटिनम 2+ यानी आयोनाइज करना है, तो रिक्वायर्ड एनर्जी क्या ज्यादा और कम लग रहा है, ज्यादा लग रही है, इसलिए इस लेस स्टेबल बन जाएगा, और एक क्या बनेगा, मोर स्टेबल बनेगा, कैसा, थर्मोडायनेमिकली। और यहाँ पे Ni इजीली कन्वर्ट हो जाएगा कहां पे, Ni2+ पे, या तो एक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, यानी E1 + E2 फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे निकेल के लिए कम लग रही, इसीलिए निकेल यहाँ पे मोर स्टेबल, प्लैटिनम कंपाउंड इज लेस स्टेबल है, मगर निकेल का कोई भी सेकंड वाला आया तो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो बोलो सोचो, आपको यहां पे दे दिया PtCl2 आणि दूसरे दिला NiCl2, इसमें सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा, तो आपको याद ही रखना मोर स्टेबल थर्मोडायनेमिकली कौन होगा, NiCl2, ये तो लेस स्टेबल होगा। सवाल समझ में आया कैसा आ सकता है इसके ऊपर, तो देखो आगे वाली भी लाइन IMP ही कहना,
थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा चेंज है। तो प्लैटिनम फोर्थ कंपाउंड्स आर यानी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आर मोर स्टेबल देन निकेल फोर्थ कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली। क्यों? तो यहां पे देखो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 तो एक टोटल आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी प्लैटिनम को प्लैटिनम 4 प्लस में लेकर जाने के लिए आपको एनर्जी लग रही है 9.36 इंटू 10⁻³ किलो जूल मोल इनवर्स लग रही है, तो एनर्जी कम लग रही है। तो याद रखो निकेल को कितनी लग रही है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 तो कितनी लग रही है आपको बोलो 11.29 10⁻³ इतनी एनर्जी लग रही है। तो याद रखना यहाँ पे प्लैटिनम 4 प्लस का कोई भी कंपाउंड आया देखो यहाँ पे भी है, ये तो निकेल शो भी नहीं करता, एक कंपाउंड शो भी नहीं करेगा क्योंकि बहुत अनस्टेबल होगा, चांस ही नहीं बनने के लिए। तो याद रखना, समझ में आया कौन कौन से सवाल बन सकता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको समझ में आई होगी, शायद नहीं भी आई होगी, तो फिर कमेंट्स में लिखना। चैनल सब्सक्राइब के लिए मत भूलना, कि मैं बार बार बता रहा हूं आपको, यही थोड़ा सा मेरे लिए काम करते। चलो और आगे का पॉइंट ले लेंगे हम, ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा पॉइंट लेने वाले ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखेंगे क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट की हालत, इसमें समझ में आया। देखेंगे क्या क्या हालत है ऑक्सीडेशन स्टेट की। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बता रही है डी ब्लॉक की, थोड़ा सा देख के याद करने की जरूरत नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट को कोई भी याद करने की जरूरत नहीं, और इसके ऊपर कौन सा सवाल बन जाएगा ये भी बता दो, कोई बात। ऑक्सीडेशन स्टेट, एनर्जी ऑफ NS, किसकी एनर्जी ऑफ NS एंड N-1 d ऑर्बिटल्स आर ऑलमोस्ट सेम, नियर अबाउट इक्वल रहती है। तो इलेक्ट्रॉन NS का D में भी इजीली जा सकता है, इसीलिए तो देखो therefore electrons from those levels are available for chemical bonding। या तो इलेक्ट्रॉन NS का भी यूज हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल का भी यूज हो सकता है, S ऑर्बिटल का भी यूज हो सकता है, D ऑर्बिटल, और क्या बनाएगा केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड यहां भी S ऑर्बिटल भी बना सकता है और D ऑर्बिटल भी, क्यों? उसकी एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट क्या है सेम है। तो देखो हैज ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड शोज मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ओसी नहीं तो कुछ भी मत समझो, ओके दिमाग में आएगा ना, खुद का दिमाग यूज करके चलो, याद हुआ है। तो देखो, तो फर्स्ट सीरीज देखेंगे, फर्स्ट सीरीज आपको याद है, स्कटी वक्रमन फेकोनी गजन। पहले तो देखो क्या बताएं, यहाँ पे स्कैंडियम को आपको पता है 4s, तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप 3d, या तो 4s लिखो, कैसे लिखा है 4s2 3d1। तो सोचो पहले एक 4s वाले इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, दोनों भी 4s वाले इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो पहले यूज किया तो +2 दिखाएगा, और फिर 4s का भी यूज किया और 3d का भी इलेक्ट्रॉन यूज किया, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगी +3। कितनी दिखाएगी +3। सोचो स्कैंडियम के बाद वैनेडियम, तो देखो 4s2 3d2। सोचो ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स यूज हुआ, पहले तो 4s के इलेक्ट्रॉन यूज हो जाए, जर दोन्ही 4s मधले इलेक्ट्रॉन केले तर परत आपल्याला माहिती +2 दाखवणार, 4s मधले 2 3d मधला 1 +3 दाखवेल, त्यानंतर 4s मधले 2 आणि 3d मधले दोन्ही यूज केले तर किती +4। तो वैनेडियम कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, ये पता चला कि नहीं चला
चला, थोड़ा बहुत तो चला होगा, चला कि नहीं चला, चला ना थोड़ा बहुत, ओके नो प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इशू तक यहाँ तक कंप्लीट हो गया, चलो स्कैंडियम के बाद वेनेडियम एडियम के बाद क्रोमियम, नहीं स्कैंडियम वेनेडियम टिटेनियम आएगा ना, स्कर्टी, गलत हो गया, गलत हो गया, स्कर्टी, स्कैंडियम टिटेनियम आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, टिटेनियम, अरे क्या पढ़ाया तो भी सर आपने लिखा, हम क्या बोल सकते हैं, हम तो आपके से कितने दूर है, छोड़ दो जान, यहाँ पे समझ में आए हैं। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे अभी, क्या क्या बता रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या बता रहे हैं, एनर्जी ऑफ NS एंड N1 माइनस N d ऑर्बिटल ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम, therefore electrons from those levels are available for chemical bonding, hence the transition metal compound showing more than one variable ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि दोनों की एनर्जी तो ऑलमोस्ट सेम है, तो ए इलेक्ट्रॉन इसका भी यूज हो सकता है केमिकल बॉन्डिंग के लिए और डी का भी यूज हो सकता है, दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके चलो अभी तो देखेंगे फर्स्ट सीरीज के, तो पहला देखो स्कैंडियम, स्कैंडियम 4s2 3d1 है, तो 4s के इलेक्ट्रॉन यूज हुए तो +2 दिखाएगा, और 4s और 3d का भी यूज किया तो +3 दिखाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 3, तो +3, तो टिटेनियम का देखो 4s2 3d2 तो +2 भी दिखाएगा, +3 भी, +4, क्योंकि ये 2 यूज किया +2, ये 2 इसका 1 यूज किया +3, और ये पूरी यूज किए तो कितना +4, कितने केमिकल बॉन्डिंग के लिए यूज कर सकता है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करेगी, दिमाग में आएगा ना, ओके स्कर्टी वक्र वेनेडियम, ओके इसके यहाँ पे 4s2 3d3, तो यहाँ पे +2 था, आएगा ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, +3 भी आएगा, +4 भी आएगा, और यहाँ पे टोटल 5 यूज किया तो +5, दिमाग में आया, तो वेनेडियम +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, याद हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, याद करो जरा, समझा लो, समझ लो कैसे निकल रहा हूं मैं अभी, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम का तो 4s1 3d5 होता है, अभी यहाँ पे मजा आएगी, कहां से, +2 से स्टार्ट हो गया, +1 से, 1 से, क्योंकि 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यही दिया क्योंकि ये तो हाफ फिल स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, ये तो हाफ फिल स्टेबिलिटी, तो यहां से +1 भी होगा, +2 भी होगा, +3 भी होगा, +4 भी होगा, +5 भी, और +6, मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा, क्रोमियम करेगा, आगे क्रोमियम नंतर कोण असणार आहे, स्कर्टी वक्रमन, ओके यहाँ पे 4s2 3d5, तो आपको पता चला होगा +2 से स्टार्ट होने वाले, +2 +3 +4 +5 +6 +7, क्यों कि ए टोटल तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां तक +7 मैक्सिमम, आपको पता है KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, कितनी होती है, +7 होती है, समझ में आ रहा है ना, आ रहा नहीं आ रहा, ओके Mn स्कर्टी वक्र मन फेकोनी 4s2 3d6, यहाँ पे याद रखना +2 +3 प्लस, बोलो प्लस या +4 +5 +6 ही दिखाएगा यहाँ पे, क्यों, तो यहाँ पे देखो तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, एक पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा, इसलिए कितने, ए वाले 2 और ए वाले 4
2 3 4 5 6, इसलिए मैक्सिमम कितना दिखाएगा 6 के। जैसे जैसे पेयरिंग स्टार्ट हो गई हो जाएगी वैसे ऑक्सीडेशन में ए यूज नहीं हो गई, क्योंकि ए इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाएगा। दिमाग में आया कि नहीं आया? यहाँ पे याद रखना, Q6 आया, कम क्यों हो रही है, ये पेयरिंग वाला नहीं हो जाए। आगे चलो, और एक पेयर हो गया तो कितने बचेंगे, 1 2 3 और ये 2, तो आगे देखेंगे क्या है। Fe स्कटी वक्र माना फेंको कोबाल्ट 4s2 3d7, तो आपको यहाँ पता होगा +2 +3 +4 +5 के ऊपर नहीं जाएगा। निकेल आया तो क्या 4s2 3d8 हो जाएगा, तो कितना बोलो +2 +3 +4 के ऊपर नहीं चला जाएगा। आगे चलो, निकेल कोबाल्ट कॉपर, तो यहाँ पे फिर से 4s1 3d10, तो यहाँ पे +1 और +2, +1 और +2 के आगे नहीं। और लास्ट वाला कौन सा है बोलो, जिंक है, जिंक है, तो 4s2 3d10, यहाँ पे खाली +2 ऑक्सीडेशन दिखाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आपको? कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया, क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा दे रहा है। और आपको यहाँ पे एक सवाल भी आएगा, Which of the transition element shows the higher oxidation state? तो आपको याद रखना होगा which is highest oxidation number element इन ट्रांजिशन मेटल। तो आपको याद रखना OS और RU ये दोनों भी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देता है। इसका एग्जांपल है OSO4, याद रखना इसका। प्लस मैक्सिमम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया गया है। डी ब्लॉक एलिमेंट मैक्सिमम कितने, +8। याद हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट तक? यहाँ तक समझ में आया? कोई भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बात लिख दो। ओके, यहां तक रुक जाएंगे, मगर मेरा एक काम आपको करना है, आपके फ्रेंड को भी बताना है कि चैनल सब्सक्राइब को उनको लिंक भेज दो और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। थैंक यू, आपको मैं बहुत आभारी रहूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केअर, काळजी घ्या कोरोनाची। ओके, बाय।